महात्मा गांधी की हत्या और आरएसएस। क्या महात्मा गांधी की हत्या संघ के इशारे पर हुई? तथ्य और दुष्प्रचार के बीच फंसे सच्चाई को आप नहीं जानते होंगे। आप यह भी नहीं जानते होंगे कि महात्मा गांधी के हत्या के पीछे संघ की क्या भूमिका है। अगर नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए सच्चाई। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर अर्थात गुरुजी चेन्नई में संगठन की एक बैठक में भाग ले रहे थे। बैठक में कई प्रमुख नागरिक उपस्थित थे। जब सर संघ चालक चाय की पहली चुस्की लेने वाले थे, तभी किसी ने महात्मा गांधी की मौत की खबर उन्हें दी। खबर सुनते ही बड़ी आवाज में कहा, आह क्या हुआ, यह देश के लिए क्या दुर्भाग्य है। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के चौथे और सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी को संवेदना का तार भेजा। सरसंघ चालक ने अपनी सभी देशव्यापी दौरे को रद्द कर दिया और नागपुर में संघ मुख्यालय पर वापस आए। एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए महात्मा गांधी के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए संघ की सभी शाखाओं को 13 दिनों के लिए बंद रखने को कहा गया। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1925 में संघ की स्थापना के बाद यह पहला और अंतिम मौका था जब शाखाओं को पहली बार 13 दिनों के लिए बंद रखा गया। महात्मा गांधी के निधन पर संगठन द्वारा किया गया यह अपवाद कार्य ही बताने में काफी है कि महात्मा गांधी के प्रति संघ के मन में कितना सम्मान था। गुरुजी ने नागपुर लौटने के बाद पंडित नेहरू और सरदार पटेल को पत्र लिखकर संकट की उस घड़ी में एक साथ मिलकर राष्ट्र को आगे ले जाने का आह्वान किया। लेकिन मौके का लाभ उठाकर कांग्रेस नेतृत्व ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया और गुरुजी को गिरफ्तार कर लिया। विडंबना यह है कि गिरफ्तारी कुख्यात बंगाल राज कैदी अधिनियम के तहत की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी से पहले इस अधिनियम की काले कानून की संज्ञा देकर इसकी निंदा की थी। गुरुजी को 6 महीने बाद रिहा कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। संघ के स्वयंसेवकों ने इस झूठे व राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित प्रतिबंध के खिलाफ सत्याग्रह आरंभ किया। लगभग 7,000 से अधिक आरएसएस स्वयंसेवकों ने गिरफ्तारी दी। लाख सर पटकने के बावजूद सरकार को आरएसएस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अब आप ही समझिए और तय कीजिए कि अगर संघ इस मामले में दोषी होता तो अब तक की कांग्रेसी सरकार संघ को ऐसे ही छोड़ देती। वास्तव में गांधी की हत्या के 1 महीने बाद सरदार पटेल ने कथित तौर पर नेहरू को लिखा, मैंने बापू की हत्या के मामले की बारी में जांच की प्रगति को लगभग दैनिक आधार पर देखा है। सभी मुख्य आरोपियों ने अपनी गतिविधियों के लंबे और विस्तृत बयान दिए हैं। उन बयानों से भी स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आरएसएस इसमें शामिल नहीं था। गुरुजी को लिखे एक अन्य पत्र में सरदार पटेल ने कहा, मेरे आसपास के लोग ही जानते हैं कि संघ पर प्रतिबंध हटने के बाद मैं कितना खुश था। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। संघ पर लगा यह पहला प्रतिबंध 12 जुलाई 1949 को हटा लिया गया था। हालांकि संघ के आलोचक बाज नहीं आए। महात्मा गांधी की हत्या में संघ की भूमिका को लेकर दुष्प्रचार जारी रहा। 1966 में कांग्रेस नेता तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने महात्मा गांधी की हत्या की पूरी जांच के लिए फिर से एक नया न्यायिक आयोग गठित किया। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस जे.एल. कपूर ने इसकी अध्यक्षता की। आयोग ने 101 गवाहों और 407 दस्तावेजों की जांच की। पैनल की रिपोर्ट 1969 में प्रकाशित हुई थी। इसके प्रमुख निष्कर्ष थे: पहला, वे अभियुक्त
आरएसएस के सदस्य साबित नहीं हुए हैं, न ही उस संगठन का हत्या में किसी प्रकार का हाथ दिखता है। दूसरा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरएस महात्मा गांधी का कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ हिंसक गतिविधियों में लिप्त था। कपूर आयोग के सामने आने वाली सबसे महत्वपूर्ण गवाहों में एक RN बनर्जी नामक एक भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। उनकी गवाही महत्वपूर्ण थी क्योंकि वह जनवरी 1948 में भारत सरकार के गृह सचिव थे। बनर्जी ने कपूर आयोग को बताया कि अगर आरएसएस पर पहले भी प्रतिबंध लगाया गया होता तो इसमें षड्यंत्रकारियों का यह घटनाक्रम पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि यह साबित नहीं हुआ है कि वे आरएसएस के सदस्य हैं और न ही उस संगठन का इस हत्या में कोई हाथ था।